प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के कृषि भौतिकी में तरंग गति का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं तरंग किसे कहते हैं। तरंग वेग किसी माध्यम में उत्पन्न होने वाला वह विक्षोभ जो बिना अपने आकार में परिवर्तन किए आगे बढ़ता रहता है उसे हम तरंग कहते हैं। इसे हम दैनिक जीवन में कैसे अनुभव करेंगे? जैसे हम किसी तालाब के किनारे बैठे हुए हैं और तालाब में एक पत्थर उठा करके फेंक दें तो देखते हैं कि जल की ऊपरी सतह पर कुछ लहरें उत्पन्न होती हैं और वे किनारों पे जाके ख़त्म होती हुई हमको प्रतीत होती हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी हम जानते हैं कि जब हम पत्थर फेंकते हैं जल के अंदर तो जहाँ पर भी पत्थर गिरता है वहाँ पे एक गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे को जल अपनी प्रत्यास्था के कारण उस स्थान को भरने की कोशिश करता है। जब वह स्थान जल के द्वारा भरने की कोशिश करता है तो वह किनारों से जल वहाँ से आता रहता है और जब वह गड्ढा भर जाता है फिर भी जल आता ही रहता है और हमें वह तरंगों के रूप में दिखाई पड़ता है। तरंगों की कई विशेषताएं होती हैं जिसमें से पहली विशेषता हम आपको बता रहे हैं। इसमें माध्यम के कण कंपन तो करते हैं अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर, लेकिन अपनी स्थिति को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। दूसरी विशेषता ये है कि एक कण अपने क्रमागत कण जो तरंग की जो स्थिति से अगले कण की होगी फिर अगले ही क्षण इसकी यही स्थिति इसके दूसरे कण की भी होगी। क्रमागत तरीके से एक कण अपने आगामी कण या अपने पीछे वाले कण के अनुरूप ही अपनी अवस्था में परिवर्तन करता रहता है। नंबर तीन विशेषता ये है कि पहला कण अपने अंदर की सारी दोलन ऊर्जा अपने अगले कण को दे देता है और अगला कण अपने अगले कण को। इस तरह से ये तरंगे आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। अब हम चलते हैं तरंगों का वर्गीकरण करते हैं कि तरंगों का वर्गीकरण माध्यम के आधार पर तरंगों को दो भागों में बांटा गया। माध्यम के आधार पर तरंगों को दो भागों में बांटा गया। पहली है यांत्रिक तरंगें। पहली कैटेगरी है यांत्रिक तरंगें। नंबर 2 है विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें। सबसे पहले हम जानते हैं यांत्रिक तरंगें हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम में प्रत्यास्था आवश्यक है या माध्यम के जड़ या प्रत्यास्थ होना आवश्यक है, तभी ये तरंगें उसमें संचरित हो सकती हैं। जैसे हमारी ध्वनि तरंग है और भी कई तरह की तरंगें हैं जिन्हें यांत्रिक तरंगें कहते हैं। दूसरा है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात बिना माध्यम के भी ये संचरण कर सकती हैं निर्वात में भी। इनका उदाहरण क्या है? दृश्य प्रकाश तरंगें हैं। दृश्य प्रकाश तरंगें, आवर्त तरंगें, परावैगनी तरंगें, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। अब हमको यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यांत्रिक तरंगों के बारे में ही अध्ययन करना है। अब हम यांत्रिक तरंगों के बारे में जानते हैं कि यांत्रिक तरंगें क्या हैं जो किसी माध्यम में ही उत्पन्न की जा सकते हैं, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। अब माध्यमों के कंपन के आधार पर हम यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि यांत्रिक तरंगें कब उत्पन्न होती हैं? जब माध्यम के कण कंपन करने लगे। कंपनों के आधार पर यांत्रिक तरंगों
को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? जब किसी माध्यम में या फिर किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर अगर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हों तो ऐसी तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। जैसे तरंग की चलने की दिशा इधर हो और माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा लंबवत हो। तरंग चलने की दिशा इधर है, अब ये लंबवत कंपन कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो ऐसी तरंग को हम कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। उदाहरण के लिए हम एक दृढ़ आधार लेते हैं और यहाँ से एक रस्सी बांध देते हैं और इसको रस्सी को पकड़े रहते हैं और उस रस्सी को एक तेजी के साथ खींचते हैं, तो देखते हैं कि रस्सी का आकार ऐसे ऐसे होने लगता है। तो इस तरह से जो तरंग उत्पन्न हो रही है, इसमें जो माध्यम के कण है ऊपर नीचे कंपन करते हैं, तो ये कौन सी तरंग उत्पन्न हो रही है? अनुप्रस्थ। इस तरंग में या ऐसी तरंगें जो है श्रृंगों और गर्तों के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। श्रृंग कहते हैं और नीचे जो दबा हुआ भाग है इसे कहते हैं गर्त। ये भी श्रृंग है, जो आगे निचला ये हिस्सा ऐसे झुका हुआ निकलेगा, ये भी रहेगा गर्त। ये तरंगें श्रृंग और गर्त के माध्यम से आगे बढ़ती हैं और इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इस तरंग को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। दूसरी तरंग है हमारी अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब है कि किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर अगर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करें तो ऐसी तरंग को हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जैसे तरंग के चलने की दिशा इधर है और माध्यम के कण भी कंपन इसी दिशा में ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़े। कण तो आगे नहीं बढ़ते हैं बल्कि अपनी ऊर्जा को अगले कण को स्थानांतरित कर देते हैं। अगर इस तरह से कंपन कर रहे हैं तरंग के चलने की दिशा के, तो ऐसी तरंग को हम कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंग। ये तरंगें संपीड़न और बेलन के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। इसका उदाहरण है ध्वनि तरंगें। ध्वनि तरंगें। संपीड़न बेलन क्या है? देखिए यहाँ पे माध्यम के कण दूर दूर है तो इसे हम कहते हैं बेलन। यहाँ पे माध्यम के कण पास पास हो रहे हैं, इसे कहते हैं संपीड़न। संपीड़न का एक और नाम दे सकते हैं दबाव। बेलन का नाम दे सकते हैं फैलाव। हम ये कह सकते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगें दबाव और फैलाव के माध्यम से भी आगे बढ़ती है, संपीड़न और बेलन के माध्यम से आगे बढ़ती है। इसका उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंगें। आगे हम अब जानते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के बीच में अंतर। ये है अनुप्रस्थ और ये है अनुदैर्घ्य। इन सबके बीच में पहला अंतर है कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है? तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं।
दूसरा है हमारा कि ये तरंगे संपीड़न, ये तरंगे जो अनुप्रस्थ हैं ये श्रृंग और गर्त के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। श्रृंग व गर्त इसके माध्यम से आगे बढ़ती हैं। ये तरंगे जो अनुदैर्घ्य हैं ये कैसे आगे बढ़ती हैं? ये आगे बढ़ती हैं संपीड़न व विरलन। आगे चलते हैं नंबर 3। ये तरंगे सिर्फ ठोसों में ही उत्पन्न की जा सकती हैं। या द्रव के ऊपरी सतह पर, जो हमने पानी का उदाहरण लिया था कि तालाब में पत्थर फेंक दिए और तरंग विक्षोभ जो आगे बढ़ रहा है, ये जल के ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न होता है। जल के निचले सतह पर ऐसी कोई घटना नहीं होती है। ये तरंगे कहाँ उत्पन्न हो सकती हैं? द्रवों में, द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर और ठोसों में। लेकिन जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं ये तीनों में, ठोसों, द्रवों व गैसों में उत्पन्न हो सकती है। नंबर 4 है, इसका उदाहरण हम ले लेते हैं अनुप्रस्थ तरंग का। ये वाला जो रस्सी हमने खींच के रखी थी, श्रृंग और गर्त, इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं? ध्रुव तरंग संपीड़न और विरलन के माध्यम से। जहाँ पे माध्यम कण पास पास आ गए हुए हैं वो संपीड़न है, जहाँ कण दूर दूर है वो क्या है? विरलन है। ये हो गया अंतर हमारा अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग के बीच में। आगे अब हम तरंगों से संबंधित शब्दावली एवं परिभाषा। तो सबसे पहले हम एक तरंग बना लेते हैं। तरंगों से संबंधित जो शब्दावलियां हैं, पहला है आयाम, दूसरा है आवर्त काल, तीसरा है आवृत्त, चौथा है तरंग दैर्घ्य, पांचवा है कला, छठा है तरंग वेग। तरंग दैर्घ्य और तरंग वेग एक साथ ही बताए जाएंगे। चलिए सबसे पहली परिभाषा हम आयाम को जानते हैं। आयाम किसे कहते हैं? किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई भी कण साम्यावस्था से, साम्यावस्था यही रेखा है, साम्यावस्था से जितनी अधिक दूरी विस्थापित होता है, ये साम्यावस्था है, यहाँ सबसे अधिकतम दूरी यहाँ है, इस बिंदु। किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई कण साम्यावस्था से जितनी अधिक दूरी विस्थापित होता है उसे हम तरंग का आयाम कहते हैं। ये जो कैपिटल ए ना लिखी स्मॉल ए लिखा गया है, यही स्मॉल ए क्या इस तरंग का आयाम है। ये आयाम इधर से भी आप माप सकते हैं। क्या जो स्मॉल ए से दिखाया गया है ये है तरंग का आयाम। आयाम क्या है? अधिकतम विस्थापन। शॉर्टकट में याद रखिए। फिर आगे इस बिंदु को आप दे दीजिए नाम ए, बी, सी,
डी ई एफ जी, आगे और भी आ सकता है। तो देखिए अगला शब्द हमारा आवर्तकाल। आवर्तकाल किसे कहेंगे? आवर्त अलग रखिए, काल से समझिए समय। किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई कण एक कंपन करने में जितना समय लेता है उसे हम उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई कण एक कंपन करने में जितना समय लेता है उसे हम उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। नंबर 2, नंबर 3 परिभाषा जो है आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन कर सकता है उसे हम उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए इसकी परिभाषा। किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितने बार कंपन कर सकता है उस संख्या को हम उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इस t और n में एक संबंध होता है, जैसे t सेकंड में कंपनों माना t सेकंड में कंपनों की संख्या बराबर 1 कंपन कर रहा है t सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना कंपन करेगा? 1 सेकंड में कंपनों की संख्या बराबर, ये टी है भाग में चला जाएगा, इधर गुणा में है तो 1 बटा हो जाएगा। जो ये 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, इसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n से। स्मॉल n बराबर हो जाएगा हमारा 1 बटा टी। ये संबंध आ गया आपका स्मॉल n और कैपिटल टी में। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध यही होता है, स्मॉल n बराबर 1 बटा टी। अब इसके मात्रक की बात करें तो समय t का मात्रक होता है सेकेंड। 1 बटा हो जाएगा सेकेंड। सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे, सेकेंड ऊपर जाएगा, हो जाएगा सेकेंड की पावर -1। इस सेकेंड की पावर -1 को एक और नाम देते हैं हर्ट्ज। क्या लिखते हैं? हर्ट्ज। सही है हर्ट्ज लिखा? कंपन प्रति सेकंड। अगला है हमारा तरंग दैर्घ्य। ये चौथा पॉइंट है हमारा तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को कैसे हम परिभाषित करेंगे? देखिए, एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग तक की दूरी, यहां से लेकर एक श्रृंग से लेकर एक दूसरे श्रृंग तक की दूरी, या एक गर्त से लेकर दूसरे गर्त तक की दूरी, ये अनुप्रस्थ तरंग के लिए। अगर हम अनुदैर्घ्य तरंग के लिए बताएंगे तो ये कहेंगे कि एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न तक की दूरी या एक विरलन से लेकर दूसरे विरलन तक की दूरी को हम एक तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये जो बना सिंबल, इसे कहते हैं लैम्डा। तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फिर अगला शब्द है हमारा कला। कला को हम रोक देते हैं, आपको पहले तरंग वेग बता देते हैं। किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर तरंग का कोई कण एक कंपन करने में जितना समय लेता है उतने ही समय में तरंग द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसे हम तरंग वेग कहते हैं। इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आ गई कला की। कला शब्द जो है, माध्यम में तरंग संचरित होने पर
माध्यम के किसी कण की स्थिति और गति की दिशा को बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे इस तरंग में देखें कि अगर साम्यावस्था के एक ही तरफ कोई कण मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि वो समान कला में है। जैसे इस तरंग में B और F ये दोनों किस कला में है? समान कला में, क्योंकि एक ही स्थिति पर स्थित है। दूसरा है हमारा कण A, ये भी साम्यावस्था पर स्थित है। दूसरा बिंदु C, ये भी साम्यावस्था पर स्थित है। तीसरा बिंदु है E, ये भी साम्यावस्था पर स्थित है। और G, ये सब कैसी कला में है? A, C, E, G, ये भी समान कला में है। अब हमने नाम दिया था A, B, C, D, E, F, G, और यहाँ पे नाम देते हैं H, तरंग को बढ़ा दें, इसको मिटाई कहते हैं। तो H और D साम्यावस्था के एक ही तरफ स्थित है, समान दूरी पर भी है। तो ये सब कैसी कला में है? ये भी समान कला में है। तरंग वेग u तरंग वेग v आवृत्ति n और तरंग वेग आगे हम जानेंगे तरंग वेग v, आवृत्ति n और तरंग दैर्घ्य लैम्डा में संबंध। हम जानते हैं कि किसी तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लैम्डा होती है। तरंग वेग को स्मॉल v से और आवृत्ति को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इन सब के बीच में क्या संबंध है वही हम आपको आज बताएंगे। माना कैपिटल T सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी कितना है? लैम्डा। तो एक सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? ये इधर भाग में चला आएगा, हो जाएगा लैम्डा बटे t। हम जानते हैं कि एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को ही हम आवृत्ति कहते हैं। इसे हम तरंग वेग के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं v। बराबर हो जाएगा हमारा लैम्डा बटे t। v बराबर लैम्डा को यहाँ रखिए और इसको गुणा कर दीजिए 1/t से। 1/t जो हमारा आया था n बराबर 1/t, यानी जो आवृत्त होती है वह आवर्तकाल की व्युत्क्रम होती है, यानी कि हम n बराबर 1/t लिख सकते हैं, क्योंकि n बराबर 1/t से v बराबर हो जाएगा लैम्डा बटे n, जो v बराबर n लैम्डा। ये संबंध हमारा तरंग वेग v, आवृत्ति n और लैम्डा में संबंध को प्रदर्शित करता है। गाना वाला आगे है श्रव्यता के आधार पर तरंगों का वर्गीकरण। श्रव्यता के आधार पर हम तरंगों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है अश्रव्य तरंगे, नंबर 2 श्रव्य तरंगे, नंबर 3 है पराश्रव्य तरंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अश्रव्य तरंगे। हम कैटेगरी में बांट लेते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 यहाँ लिखते हैं 20 हर्ट्ज से कम। और ये है
20,000 हर्ट्ज से अधिक। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, इन्हें हम अपने कानों से सुन नहीं पाते हैं, इन्हें हम कहते हैं अवश्रव्य तरंगें। लेकिन इन तरंगों को चूहे, कुत्ते और बिल्ली महसूस कर सकते हैं, जैसे भूकंप की तरंगें आदि इस अवश्रव्य तरंगों के उदाहरण हैं। दूसरी तरंगें हैं श्रव्य तरंगें, जिन्हें हमारा कान आसानी से सुन सकता है। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। इन्हें हम कहते हैं श्रव्य तरंगें। इन्हीं को हम ध्वनि तरंगें भी कहते हैं। अगला है पराश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य तरंगें ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक हो, उन्हें हम पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। इन्हें भी हम अपने कानों से सुन नहीं सकते हैं, लेकिन चमगादड़ इन तरंगों को महसूस कर सकता है और स्वयं भी उत्पन्न कर सकता है। आगे है हमारा ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स। हमें अपने कानों से जो कुछ भी सुनाई देता है वह सब ध्वनि तरंगों का ही उदाहरण है। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, झरने के पानी गिरने की आवाज़, बारिश की आवाज़, नदियों के पानी के बहने की आवाज़, ये सब ध्वनि तरंगों के ही उदाहरण हैं।